एक खुलिया यानी सेल अपनी कॉपी कैसे बनाता है? गो के एक बालिग इंसान तकरीबन 100 ट्रिलियन यानी 1 करोड़ खरब सेल्स या खुलियात पर मुश्तमिल होता है, मगर फिर भी हमारी ज़िंदगी की इब्तिदा फ़कत एक खुलिये से होती है। ख़राब या टूटे हुए बाफ्तों यानी टिश्यूज़ की नमो, तरक्की और तलाफ़ी के लिए हम सेल डिवीजन्स यानी खुलियाती तकसीम के अमल पर इन्हिसार करते हैं। यूकरियोटिक सेल्स में इस तकसीमी अमल की तकमील तरतीब वार मरहलों के एक मुनज़्ज़म तसलसल की सूरत में होती है, जिसे हम माइटोसिस या बिलरास तकसीम का नाम देते हैं। हर रोज लाखों के हिसाब से जल्दी खुलियात यानी स्किन सेल्स को पैदा करना और फिर तबाहशुदा खुलियों के साथ इनकी रद्दोबदल करना हमारे बदन के लिए इंतहाई अहम है। हर पैदा होने वाले खुलिये पे लाजिम है कि वो जीनियाती मादे का कॉम्प्लीमेंट यानी तकमीली जुज़ हो। खुलियात का तकसीमी अमल यानी एक सेल के दो जुड़वा सेल्स में तकसीम होने से पहले डी की रेप्लिकेशन इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हर डॉटर सेल यानी दुख्तर खुलिये को डीएनए की सही कॉपी बर वक्त मिल सके। डी की रेप्लिकेशन के बाद सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स कंडेंस यानी कसीफ होने लगते हैं। डीएनए न्यूक्लियोसोम बनाने वाले हिस्टोन प्रोटीन का लिबादा ओढ़ते हुए घना होता चला जाता है। धागानुमा साख्त यानी स्ट्रिंग स्ट्रक्चर पर मौजूद ये मोती क्रोमेटिन कहलाते हैं। जैसे जैसे सेल तकसीम होने के लिए तैयार हो रहा होता है, वैसे वैसे क्रोमेटिन दायरों की सूरत इकट्ठा होने लगता है और क्रोमोसोम्स को मजीद मुख्तसिर और घना करता चला जाता है। रेप्लिकेटेड यानी नकलशुदा क्रोमोसोम्स को हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। डीएनए की रेप्लिकेशन और सिस्टर क्रोमेटिड्स की अफजाइश सेल साइकिल का एक जुज है। खुलियाती तकसीम की तैयारी के लिए सेल इंटरफेस से गुजरता है। इंटरफेस को हम 3 नुमाया फेजेस यानी मरहलों में तकसीम कर सकते हैं। G1 या गैप 1 फेज के दौरान तमाम ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स बशमूल सेंट्रियोल्स के अलावा एनिमल सेल्स की रेप्लिकेशन होती है। फिर एस या सिंथेसिस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेट होता है। आखिर में G2 या गैप 2 फेज में वो तमाम एंजाइम्स पैदा होते हैं जिनकी खुलियाती तकसीम के दौरान मदद दरकार होती है। ज़्यादातर यूकरियोटिक सेल्स वक्त का एक बड़ा हिस्सा इंटरफेस में गुजारते हैं और बहुत ही कम वक्त अपने उस तकसीमी अमल में गुजार पाते हैं जिसे हम बिलारास्त खुलियाती तकसीम या माइटोसिस का नाम देते हैं। अब सेल माइटोसिस के अमल से गुजरने के लिए तैयार है। ये तरीका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज पर मुश्तमिल होता है। प्रोफेज के दौरान सेल्स घने होकर नजर आने के काबिल हो जाते हैं और यूं सिस्टर क्रोमेटिड्स की शक्ल में उनका ज़हूर होता है। ये क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर्स के जरिए एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। जब स्पिंडल्स बनना शुरू होते हैं तो साइटोस्केलेटन उखड़ने लगता है। जानवरों के सेल्स में मौजूद सेंट्रियोल्स तकसीमी सेल्स में रोनमा होने वाले क्रोमोसोम्स की दर्जाबंदी में अहम किरदार निभाते हैं। सेंट्रियोल्स मुखालिफ कितबेन की तरफ हिजरत कर जाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक पुल बना देते हैं जिसको स्पिंडल अपरेटस का नाम दिया जाता है और फिर न्यूक्लियस एनवेलप पाश पाश हो जाता है। प्रोफेज के आखिर में क्रोमोसोम्स अपने सेंट्रोमियर्स में जमाशुदा प्रोटीन्स यानी काइनेटोकोर्स के जरिए हर पोल की माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जुड़ जाते हैं और क्रोमोसोम्स को सेल के खत इस्तिवा की तरफ हरकत देते हैं। मेटाफेज के दौरान तमाम क्रोमोसोम्स सेल के खत इस्तिवा यानी मेटाफेज प्लेट पर कितार अंदर कितार जमा होने लग जाते हैं। एनाफेज का आगाज तब होता है जब सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक साथ जोड़ के रखने वाली प्रोटीन का इन्हितात शुरू हो जाता है। इस मरहले में हर क्रोमोसोम्स दूसरे से आज़ाद हो जाता है और फिर ये आज़ाद क्रोमोसोम्स अपने अपने काइनेटोकोर्स के जरिए मुखालिफ पोल की तरफ खींचे चले जाते हैं। टेलोफेज के दौरान क्लेवेज फ्लो यानी एक शगाफदार लकीर सेल के मरकज में बनती चली जाती है। ये शगाफ इन एक्टिन फिलामेंट के सुकेड़ने वाली पट्टी से बनता है जिसने सेल्स के मुहित का अंदर वाला हिस्सा घेरा होता है। क्रोमोसोम्स मुखालिफ पोल्स पर जमा होते चले जाते हैं और जैसे जैसे न्यूक्लियर इन्वेलप यानी न्यूक्लियाई गुलाफ उनके गिर्द दोबारा बनने लगता है वैसे वैसे ये ढीले होते चले जाते हैं। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स कई ट्यूब्यूल्स मोनोमर्स की शक्ल में टूटते हैं तो स्पिंडल अपरेटस के अज्जा अलहदा अलहदा होने लग जाते हैं जो कि आगे चलकर डॉटर सेल्स का साइटोस्केलेटन बनाने के काम आते हैं। एनिमल सेल में साइटोकिनेसिस नए बनने वाले डॉटर सेल्स को मुकम्मल तौर पर अलहदा करते हुए क्लीवेज फ्लो को बाहर की तरफ फैलाता चला जाता है और यूं खुलियाती तकसीम की तकमील करता जाता है। पौधों के सेल्स की दीवारें चूंकि एक्टिन फाइबर से सुकेड़ी नहीं जा सकती, इसलिए वेसिकल्स एक फैलती हुई मेम्ब्रेन की तकसीम कर देता है यानी सेल प्लेट बना देता है। हैवानी सेल की तरह नबाताती सेल भी दो जुड़वा सेल्स के साइटोप्लाज्म के मवाद की तकसीम रोकने के लिए साइटोकिनेसिस इस्तेमाल करता है। सेल साइकिल के दौरान वकूअ पजीर होने वाले अमल की दुरुस्तगी को यकीनी बनाने के लिए कुछ पड़ताल चौकियां यानी चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है। अगर अमल दुरुस्तगी के साथ वकूअ पजीर ना हो तो सेल साइकिल चेक पॉइंट पर रुक जाएगा और उसको दुरुस्त करेगा या फिर मुमकिन तौर पर सेल को मजीद तकसीम होने से रोक देगा। पहला चेक पॉइंट G1 उसको प्राइमरी पॉइंट ख्याल किया जाता है जिस पर सेल साइकिल या तो चलता जाता है या फिर रुक जाता है। बैरूनी इशारात या ग्रोथ फैक्टर्स यकीनन सेल साइकिल पर असरअंदाज हो सकते हैं
اور ترقی کو اس نازک چیک پوائنٹ پر یا پھر اس سے پہنچنے سے پہلے ہی متاثر کر سکتے ہیں۔ G2M چیک پوائنٹ صرف ان سیلز کو مائٹوسس کا عمل شروع کرنے کی اجازت دیتا ہے جو کہ انٹرفیس کے تینوں مرحلوں کو کامیابی کے ساتھ طے کر لیتے ہیں۔ آخری چیک پوائنٹ کا نام سپنڈل چیک ہے، جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام کروموسومز انافیز کی تیاری کے لیے سپنڈل کے ساتھ جڑ چکے ہوں۔ گروتھ فیکٹرز، سیل کا سائز اور غذائی حالت، یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جو کہ سیل سائیکل کی ریگولیشن یعنی باقاعدگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، تاکہ صرف مخصوص قسم کے ہی سیلز کی تقسیم مناسب وقت پر ممکن ہو سکے۔ ان تمام چیک پوائنٹ سے گزرنے کے بعد ہی مائٹوسس کا یہ عمل مکمل ہو سکتا ہے۔ انٹرفیس سے لے کے سائٹوکینیسس تک سیل ڈویژن کے سارے عمل کو پورا ہونے کے لیے ایک عام پودے یا جانور میں تقریباً 10 سے 20 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ سیل کی نیچر اور استعمال کی بنا پر اس عمل کی وقوع پذیری کے لمحات مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم انسانوں میں نرنگے زمانے کی وجہ سے جلدی خلیات یعنی سکن سیلز کے بدلاؤ کی شرح مائٹوسس کے دوران زیادہ ہوتی ہے، جبکہ پختہ نیورونز اور مسل سیلز جیسے دوسرے کئی سیلز کی شرح تقسیم کم کم ہوتی ہے۔ انٹرفیس کے دوران مائٹوسس کی درستی اور ہم آہنگی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ یوکریوٹک جاندار اپنے جیسے سیلز کی ہو بہو نقول تیار کر سکیں۔ یہ عمل نہ صرف جسم کو فعال بلکہ بذات خود زندگی کو دراز کرنے کے لیے سیلز کی نمو اور تلافی کو یقینی بنائے۔